हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास है और हमारा आज का टॉपिक है कोशिका एवं उसकी संरचना एवं उसके कार्य। ठीक है, कोशिका संरचना एवं कार्य हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोशिका की खोज। कोशिका के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका की खोज किन्होंने की? सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज किन्होंने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मृत कोशिका में खोज की। कार्क जो वृक्ष की छाल होती है, वो उसमें की एक मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने खोज की 1665 में। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, जो ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने सर्वप्रथम खोज की, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका में खोज की, और जो जीवित कोशिका में खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। लैटिन भाषा में जो है सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, जिसे क्या बोलते हैं? सेल्यूला। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल्यूला। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहे जाते हैं। अब हम आकार देखें, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी कही जाती है? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कही जाती है? जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है सबसे छोटी कोशिका कही जाती है। इसमें इसका नाम क्या है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम का जो माइकोप्लाज्मा होता है, वो सबसे छोटी कोशिका जिसका साइज होता है 0.1 से 0.3 माइक्रो की साइज का जो है कोशिका होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कही जाएगी? सबसे बड़ी कोशिका कही जाएगी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है हमारी सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। और सबसे लंबी कोशिका हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे लंबी कोशिका जो मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सिस्टम जो हमारा है, वो हमारी सबसे लंबी कोशिका कही जाती है, जिसका आकार होता है 1 से 1.5 मीटर तक इसका आकार होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका हम देखें, मानव में जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि विभाजन रहित जो कोशिका होती है वो क्या है? नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाली न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, नर्व सेल जो है, न्यूरॉन जो है सबसे जो है कम विभाजन या फिर विभाजन रहित कोशिका कही जाती है। न्यूरॉन में किसी भी प्रकार की क्षति या फिर हम चोट लगने पर इसमें विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसमें विभाजन नहीं होता, इसीलिए सिर पर चोट लगने से मौत की संभावना अधिक होती है। ठीक है, और सबसे तेज विभाजन किसमें पाया जाता है? लीवर में। ठीक है, लीवर में जो है सबसे तेज विभाजन पाया जाता है। अगर हम लीवर को काट के अलग कर दे तो इसकी जो बाकी के पार्ट्स है वो एक नई कोशिका में बदल जाएंगी। ठीक है, वृद्धि कर लेंगी। आगे हम देखते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी दी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किन्होंने दी? कोशिका सिद्धांत किन्होंने दी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने कुछ थ्योरी दी जिसमें है
कुछ देखते हैं यहाँ पे, सभी सजीवों में एक या अधिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जो सजीव होते हैं उसमें एक या फिर उससे अधिक कोशिका पाई जाती है। सजीव जो है या फिर यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। कोशिका जो है हमारी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो हमारी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और जो सभी नई कोशिका है, जो नई कोशिका है वो अपने पूर्व कोशिकाओं से निर्मित होती है। एक मदर सेल से कई डॉटर सेल्स निर्मित होती हैं, कई डॉटर सेल्स निर्मित होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार। कोशिका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कोशिका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है अविकसित कोशिका होती है, इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक जो है इसमें विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक जो सूक्ष्म जीव या फिर बैक्टीरिया या फिर यूनिसेल्युलर जीवों में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जीव जो है प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रिमिटिव सेल्स। और ये जो है सुविकसित होते हैं, सुविकसित। ये प्रोकैरियोटिक जो है प्रारंभिक होते हैं, और ये क्या होते हैं? इनका विकास हो चुका होता है, ये सुविकसित होते हैं। इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। सेल ऑर्गन्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गन्स का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी सेल ऑर्गन्स इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, इसमें सेल डिवीजन जो है समसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें, जो है सेल डिवीजन यूकैरियोटिक कोशिका में सेल डिवीजन होता है, अर्थात मदर सेल सेल डिवीजन करके अपने समान डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। इस पे जो है श्वसन, यूकैरियोटिक में श्वसन तंत्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो है श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और यूकैरियोटिक में जो है प्रोकैरियोटिक में जो है श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और यूकैरियोटिक में जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक में श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में एक या फिर एक से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में सेल डिवीजन जो है विखंडन या मुकुलन, बाइनरी फिशन या फिर बडिंग के द्वारा होता है। जैसे कि ये कोई जीव है, इसमें जो है बडिंग होती है, और ये जो है अलग होके ये फिर एक नया जीव बनाता है। ठीक है, लेकिन जो है यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है, माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। आगे हम देखते हैं सेल ऑर्गन्स, कोशिका के अंग या फिर कोशिका की संरचना। ठीक है, कोशिका के अंग या कोशिका की संरचना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका में क्या उपस्थित होता है? सेल वॉल। लेकिन जो ये सेल वॉल है, हम ध्यान से देखेंगे, सेल वॉल जो है ये
प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी में ही पाई जाती है। एनिमल या फिर प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होता है। सेल वॉल जो है एनिमल या फिर प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे प्लांट सेल में जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। एल्गी में ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, और फंजाई में जो है ये काइटिन की बनी होती है। इसके कार्य क्या क्या है, सेल वॉल के कार्य हम देखेंगे यहाँ पे। सेल के आकार को नियंत्रित करना और उसको क्षति से बचाना। ठीक है, जो सेल का आकार है उसको नियंत्रित करता है और इसको बाहरी आघातों या फिर बाहरी चोट से इसकी रक्षा करती है। सेल वॉल को सूखने से बचाती है। ठीक है, इस वॉल को यह सूखने से बचाती है। सेल जो है सूखने से बचाती है सेल वॉल। अधिक कोशिका के विस्तार को रोकती है। जो कोशिका की अतिवृद्धि या फिर इसका अधिक विस्तार है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, कोशिका के आकार को भी नियंत्रित करती है और उसके विस्तार को भी रोकती है। आगे हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। ये जो है मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है ये अत्यधिक महीन और पतली झिल्ली होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम इसको देखें तो जो है इसमें 20 से 70% प्रोटीन होते हैं, 20 से 29% फैट होता है और 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये झिल्ली जो है प्रोटीन से बनी होती है। इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, सेकेंडरी लेयर और प्राइमरी लेयर। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर है उसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देन उसके बाद फिर सेकेंडरी लेयर है उसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं और प्राइमरी लेयर जो होते हैं वो की है ये थीन और फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये मोटी और लचीली होती है। अब हम इसमें देखते हैं सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के, यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन के कार्य। ठीक है, ये क्या करता है, आयन कंडक्टिविटी करता है। ठीक है, सेल को प्रॉपरली वर्क करने के लिए सिग्नल देता है। ठीक है, सेल को अपना कार्य करने के लिए सिग्नल पहुंचाता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, सेल को जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कारण ये एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली के कारण ही जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं वो वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है, अर्धपारगम्य होते हैं, अर्धपारगम्य होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका में भरा जो जीव द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकाएं होते हैं, ये जो है सेल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो हिस्सा होता है ये साइटोप्लाज्म होता है जिसमें और सभी प्रकार के अंग होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी उपस्थित होते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लांट में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, प्लांट सेल में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जो है जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य नाम दिया सबसे पहले। आगे हम देखेंगे इसमें जो है 90 से 92% वाटर होते हैं, 90 से 92% वाटर होते हैं, 7 से 9% प्रोटीन होते हैं और 2 से 2.5% कार्ब्स होते हैं, 1 to 1.5% लिपिड होते हैं, 1 to 1.5% इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और 0.4% डीएनए और 0.7% आरएनए होते हैं, आरएनए
होते हैं, ठीक है। आरएनए होते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल का। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये कोशिका का मस्तिष्क भी होता है, ठीक है। अनुवांशिक लक्षण को, ये केंद्रक जो है अनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करता है। इसकी खोज किन्होंने की? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की सर्वप्रथम 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और उसके बाद होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन और फैट्स की बनी होती है जो कि कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान को नियंत्रित करती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में ये आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे हम यहाँ पे अभी। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है केंद्रक कला के अंदर केंद्रक में एक जो है पारदर्शी और अर्ध तरल एक द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम और लिपिड तथा अन्य खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस। केंद्रक की एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। ये एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है। ये न्यूक्लियोलस जो होती है वो जो आरएनए सिंथेसिस और डीएनए स्टोर करता है। आरएनए का सिंथेसिस करता है और डीएनए का स्टोर करता है, ठीक है। जो डीएनए जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो जेनेटिक सब्सटेंस या फिर हम कहें अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं ये न्यूक्लियोलस में ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ से हम जानते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है? इसमें पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे केंद्रक के कार्य। न्यूक्लियस के कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन करके एक कोशिका से अनेक, एक या एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक मदर सेल से 2 या फिर उससे अधिक डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। आरएनए का निर्माण भी इसी में होता है। डीएनए का भी निर्माण इसी में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी कार्य न्यूक्लियस में ही होता है और इसमें उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आगे हम देखेंगे कोशिका के अंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। इनके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर और एडवर्ड क्लाउड। पोर्टर और एडवर्ड क्लाउड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है, ठीक है। केवल ये यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। ये जो है एक झिल्ली-नुमा तंत्र होता है, ठीक है। ये झिल्ली-नुमा आकार का होता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है सिस्टर्नी, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है सिस्टर्नी। सेकंड है यहाँ पे वेसिकल्स और थर्ड है ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह क्या होती है? चिकनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह क्या है? चिकनी है। इसमें जो है राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं और फैट और प्रोटीन बनाने और कोशिका के अंदर क्या करता है? ये परिवहन का काम करता है। कोशिका के अंदर ये परिवहन का काम करता है। ऊर्जा को प्रोटीन और फैट्स
जो होते हैं जिससे हम कोशिका को ऊर्जा मिलती है, उसका जो है परिवहन का काम करता है। और जिस पार्ट में हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही ऊर्जा उस पार्ट में हमको हमारा हमें ऊर्जा मिलती है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, इसको कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कोशिका को आकार प्रदान करता है, या फिर बोला जाए इसको आधार प्रदान करता है। इसी की वजह से कोशिका की झिल्ली आपस में नहीं चिपकती है, इसीलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंकाल कहा जाता है, सेल का स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखेंगे हम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है? ये खुरदुरी होती है। ठीक है, ये जो है खुरदुरी होती है, इसकी सतह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये खुरदुरी होती है क्योंकि इसकी सतह पे क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सब क्या है? ये राइबोसोम। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थ जैसे दूध के स्त्रावण में सहायता करती है। ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है और दूध का स्त्रावण करती है। आगे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे हम यहाँ पे। कोशिका की जैव रासायनिक क्रिया के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। ठीक है, ये जो है ढांचे का, अभी मैंने बताया यहाँ पे ढांचा, या फिर बोल सकते हैं इसी को कंकाल का काम करती है, एक आधार प्रदान करती है ये कोशिका को। सेकंड हम देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस और परिवहन का कार्य करते हैं। परिवहन से हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि आप अगर नोट्स बना रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता कहाँ पे होती है? आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है हाथ पे। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी की आवश्यकता कहाँ पे है? मेरे मुंह पे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? जहाँ पे एनर्जी, बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी की आवश्यकता है, वहां पे वो उसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उस एनर्जी का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे राइबोसोम। आगे हम देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है सेल का सबसे छोटा अंग है। सेल का जो है ये सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो है सेल का सबसे छोटा अंग होता है। इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। मुख्य कार्य है ये प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का स्टोर करके रखना, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी खोज की सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी खोज की। एक वैज्ञानिक और यहाँ पे हम देखेंगे क्लाउडे नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1943 में कुछ बेसोफिलिक बॉडीज को खोजा, जिसको माइक्रोस्कोम नाम दिया। ठीक है, माइक्रोसोम नाम दिया। बाद में इसे पैलेट ने राइबोसोम नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले इसे क्लाउडे ने माइक्रोस्कोम नाम दिया, इसके बाद इसे पैलेट ने राइबोसोम नाम दिया। कब दिया? 1953 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी संरचना। ये जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये किसी भी प्रकार की झिल्ली द्वारा ये नहीं घिरा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस बोलते हैं इससे। ये मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। आगे हम देखेंगे इसकी दो उप इकाइयां भी होती है, सब यूनिट होती है, जैसे एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, दो यूनिट से मिलके ये बना होता है। ठीक है, इसे एटीएस कहेंगे, ये 70 है। ठीक है,
इसका टाइप हम देखते हैं, ये मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S और 80S। 70S जो है वो आकार में छोटे होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, इस टाइप के ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ये आकार में छोटे होने की वजह से इनको एनर्जी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 80S राइबोसोम, ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इसमें ये 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका स्थान देखते हैं हम, जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से तैरते हुए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं, बाहरी सतह पर चिपके हुए या फिर साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन की कार्य शाखा कहते हैं इसे। ठीक है, ये जो है लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है, लीवर के ग्लाइकोजिनोलाइसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये, कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करती है ये। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एड्रिनल एस्कॉर्बिक एसिड और जो है कुछ वर्णकों का संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण तो करती है, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एड्रिनल एस्कॉर्बिक एसिड और दृश्य वर्णकों का भी संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा गोल्गी बॉडी, या इसी को कहते हैं गोल्जी काय। ठीक है, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्जी काय, गोल्जी काय, इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम गोल्जी काय पड़ा। ठीक है, 1898 में उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका नर्व सेल में इसकी खोज की। ठीक है, उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल में इसकी खोज की। इसकी हम संरचना देखेंगे तो ये जो है झिल्ली युक्त पुटिका होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे हम चित्र में देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे समांतर रूप से दिखाई देती है। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। पौधों में जब ये छोटी इकाइयों में मौजूद होते हैं तो डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों में जब ये छोटी इकाई में होते हैं तो क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम, और स्पर्म में होते हैं तो ये एक्रोस्कोम के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पौधे में ये डिक्टियोसोम के रूप में मौजूद होते हैं और स्पर्म में एक्रोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम और परऑक्सीसोम को बनाने में भी शामिल होता है, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम को बनाने में शामिल होता है ये। इसका हम कार्य देखते हैं, फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ जैसे प्रोटीन, फैट्स आदि का स्टोर संग्रह करके रखता है। ठीक है, प्रोटीन फैट्स का संग्रह करके रखता है। इसके द्वारा जो है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी में। ठीक है, गोल्गी काय में लाइसोसोम का निर्माण होता है। सेल डिवीजन के दौरान ये हेमिसेलुलोज का स्त्रावण एवं एंजाइम तथा हार्मोन के निर्माण आदि के द्वारा ये कोशिका पट का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है कोशिका पट का निर्माण करता है। इसे कोशिका का एक्सपोर्ट हाउस भी कहते हैं, कोशिका का इसे एक्सपोर्ट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम किन्होंने की? अल्टमैन ने 1886 में की थी और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। अल्टमैन ने इसकी खोज सर्वप्रथम खोज किसने की? सर्वप्रथम खोज की अल्टमैन ने, अल्टमैन, ठीक है। बट इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था, लेकिन बाद में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यहाँ पे अगर एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा बेंडा, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा अल्टमैन, ठीक है। आगे हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? विद्युत गृह या फिर पावर हाउस, ठीक है। विद्युत गृह या फिर इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ये जो है कोशिका के भीतर भोजन से ऊर्जा बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के भीतर भोजन से ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक है। भोजन से जो है ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसे शक्ति घर भी कहते हैं या फिर स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, एटीपी कारखाना भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। सॉरी, बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, इसकी जो बाहरी झिल्ली है, ये आउटर है, ये चिकनी होती है, और जो आंतरिक झिल्ली है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। आंतरिक झिल्ली होती है इसे अंदर की ओर मुड़ी होती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक भाग में, ये जो आंतरिक भाग में एक गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। गाढ़ा द्रव होता है जिसमें जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसका रासायनिक संगठन। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन, जो कि 65 से 70% है, ठीक है। लिपिड में, लिपिड जो है 25 से 30%, जिसमें 90% फॉस्फोलिपिड और 10% विटामिन ई पाया जाता है। जो लिपिड होता है 25 से 30%, इसमें जो है 25 से 35%, इसमें जो है 90% तो फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, लेकिन 10% जो है विटामिन होता है। 5 to 7% इसमें आरएनए और डीएनए की मात्रा पाई जाती है। 5 to 7% इसे इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसका फंक्शन हम देखेंगे, इसको शक्ति घर, पावर हाउस, विद्युत गृह, स्टोरेज बैटरीज या फिर एटीपी का कारखाना कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो है श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया होती है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और श्वसन के दौरान यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। आगे हम देखेंगे लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली या फिर आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले छोटे गोल और झिल्ली से घिरे ऑर्गेन्स होते हैं, जिन्हें कोशिका का कचरा निपटान तंत्र भी कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, कचरा निपटान तंत्र भी कहते हैं, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है। आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है इसे। इसकी संरचना हम देखेंगे, संरचना और खोज। खोज इस लाइसोसोम की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी, ठीक है। क्रिश्चियन डी डुवे ने। इसकी झिल्ली हम देखेंगे, ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है,
यहाँ पे हम इसका संरचना देखेंगे, ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। ये जो है, जो इसके अंदर के एसिडिक एनवायरनमेंट को बाहर की कोशिका से अलग हो रखता है। जो ये झिल्ली का काम करता है, झिल्ली जो होता है ये इसको जो है लाइसोसोम को एसिडिक एनवायरनमेंट से बाहर की कोशिका से अलग रखता है, ठीक है। ये झिल्ली जो है, इसके अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ये झिल्ली इसको बाहर की कोशिका से अलग रखता है। इसके अंदर जो है शक्तिशाली जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम जैसे 4.5 से 5 पीएच लेवल में ही ठीक से काम करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं बहुत ही एसिडिक होते हैं। आगे हम देखते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है। कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर ये पाचन का काम करता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जिसे कहते हैं, कोशिका के भीतर आने वाले भोजन के कणों या बड़े अणुओं को पचाने का काम करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बड़े अणुओं को पचाने का काम करता है ये। हानिकारक जीवों से रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद लाइसोसोम बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को या फिर वायरस को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया या फिर वायरस को ये नष्ट कर देता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम। कारण हम जानते हैं, जब कोई कोशिका बूढ़ी हो जाती है, मृत हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है, या फिर इसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, तो जो है लाइसोसोम की बाहरी झिल्ली जो होती है वो अचानक से फट जाती है। लाइसोसोम की जो बाहरी झिल्ली है वो अचानक फट जाती है, और जो झिल्ली फटने से, झिल्ली जो सिंगल लेयर जो झिल्ली होती है जिसके अंदर जो एसिडिक एंजाइम होते हैं वो वहां पर रहते हैं, झिल्ली फटने से वो सारे एंजाइम जो हैं बाहर निकल जाते हैं और अपनी कोशिका को पूरी तरह पचाकर नष्ट कर देते हैं। अपनी कोशिका को वो पूरी तरह पचाकर नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस कहते हैं। ऑटोलाइसिस कहते हैं क्योंकि ये जो है अपने ही सेल को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, आरबीसी में लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी में ही लाइसोसोम पाया जाता है। जो आरबीसी में जो है लाइसोसोम रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी मरने के बाद आरबीसी जब मृत हो जाती है तो ये कहाँ इकट्ठा हो जाती है? ये स्प्लीन में, या फिर जिसे हम प्लीहा कहते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली, इसमें इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है। इनमें जो है शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ को पचाने में सक्षम होते हैं। ये जो है पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, इसीलिए अतः ये पाचक थैली भी कहलाते हैं, ठीक है। जो स्प्लीन होते हैं वो पाचक थैली भी कहलाते हैं। स्प्लीन या फिर लाइसोसोम होते हैं वो पाचक थैली कहलाते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो है, आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जब आरबीसी जो है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है वो मृत होने के बाद वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाती है? स्प्लीन में इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है स्प्लीन को। आगे हम देखेंगे वैक्यूल।
वैक्यूओल, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं रसधानी। वैक्यूओल जो है साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली झिल्ली से घिरी एक जो है तरल पदार्थ से भरी थैली होती है, ठीक है, तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है। ये जो है एनिमल सेल में ये छोटे आकार का होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़े आकार का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लांट में जो है जल की आवश्यकता अधिक होती है, एनिमल की अपेक्षा प्लांट में जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स बड़े आकार के होते हैं और एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स छोटे प्रकार के होते हैं। ये जो ये है कोशिका का प्राथमिक भंडारण या फिर इसे कचरा निपटान केंद्र के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है, प्राथमिक भंडारण भी कहते हैं या फिर कचरा निपटान भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी संरचना हम देखेंगे। ये जो है संरचनात्मक रूप से हम देखें तो ये दो पार्ट्स में होती है। पहला है टोनोप्लास्ट, ये जो है एकल चयनात्मक पारियम या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली से घिरी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। पौधों में टोनोप्लास्ट सक्रिय आयनों एवं अन्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य से रसधानी के अंदर भेजता है। जो टोनोप्लास्ट है वो ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य है ये। इसके अंदर ये वैक्यूओल्स है। जो टोनोप्लास्ट है वो जो है आयनों या फिर अन्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य से रसधानी में भेजता है, जिसके कारण इसके अंदर की सांद्रता हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम सेल सैप या फिर कोशिका रस। राजधानी के अंदर जो है वैक्यूल के अंदर मौजूद तरल पदार्थ पानी, घुल या खनिज, शुगर, एमिनो एसिड और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? पानी, सबसे अधिक मात्रा में इसमें जल पाया जाता है, फिर खनिज पदार्थ, शुगर, एमिनो एसिड और अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड। यहाँ पे हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। प्लास्टिक जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हम देखेंगे। पहला है क्लोरोप्लास्ट, खोज इसकी की स्प्रिंचर ने, ठीक है, खोजकर्ता कौन है इस चीम पर। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवक कहते हैं, और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक भी कहते हैं, ठीक है, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। पहला हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक यह भोजन निर्माण का कार्य करता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ये मुख्यतः पत्ती और तना में पाया जाता है। चूंकि यह हरे रंग का निर्धारण भी होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान होता है, इसीलिए पत्ती ये तने में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। यहाँ पे देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। ये जो है भोजन का संग्रह करता है, ठीक है, भोजन का संग्रह करता है और जड़ और फल में पाया जाता है, जड़ और फल में पाया जाता है ये, ठीक है। भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। भोजन का संग्रह कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। आगे हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है? फलों को रंग प्रदान करता है, इसीलिए इसे वर्णित लवक कहते हैं। फलों को रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर और मिर्च में क्या कौन से वर्णक पाए जाते हैं? लाइकोपीज नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर और मिर्च का रंग हरा और लाल होता है, ठीक है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? ऑरेंज होता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है,
फलों का रंग जो पीला रंग होता है उसकी किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोफिल की वजह से होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल की वजह से फलों का पीला रंग होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल। यहाँ पे हम कुछ इसमें अंतर देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ अंतर देखते हैं यहाँ पे। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सेल वॉल, सबसे पहले तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है, नहीं पाया जाता, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स का जो आकार होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैक्यूल्स जो है वो छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो बड़े आकार के होते हैं। ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, पादपों में जैसे प्लांट सेल है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे उसके रंग का निर्धारण होता है। कुछ पौधों और कुछ शैवालों में छोड़ के सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। एनिमल सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है नलिकाकार की होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नलिकाकार होता है, ट्यूब के आकार की। लेकिन प्लांट सेल में जो है गोलाकार होते हैं या फिर अंडाकार होते हैं। ठीक, प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं। प्लांट सेल में क्या उपस्थित होते हैं? प्लास्टिड उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं। इसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं प्लास्टिड। एनिमल सेल में जो है लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर आप पसंद आया होगा यहाँ पे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे हम इसी में एक और टॉपिक देख लेते हैं, क्रोमोसोम। इसका एक बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। क्रोमोसोम जो है मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि अनुवांशिक पदार्थ होता है, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो है कोशिका के न्यूक्लियस में पाई जाने वाली एक धागे के समान, यहाँ पे आप देख सकते हो एक धागे के समान संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये संरचना देखेंगे हम यहाँ पे। इसका मुख्य रूप से डीएनए और विशेष प्रकार के प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बनी होती है ये। ठीक है, ये अत्यधिक कुंडलित होते हैं, ये अत्यधिक कुंडलित होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर पाया जाता है, जो कि दो भुजा में क्रोमोसोम को बांटता है। एक भुजा जो होती है ये बड़ी होती है और एक भुजा जो है छोटी होती है। एक पी आर्म होता है, एक क्यू आर्म होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? इसका प्राथमिक कार्य तो है अनुवांशिक जानकारी को माता पिता से संतानों में स्थानांतरित करना होता है। ठीक, अनुवांशिक जानकारी को क्या करता है? ये माता पिता से संतानों में स्थानांतरित करता है। अनुवांशिक जानकारी या बोल सकते हैं अनुवांशिक लक्षण जनक से ये संतति में ये आती है क्रोमोसोम के द्वारा ही।
सेल डिवीजन के दौरान ये सुनिश्चित करना कि डीएनए सटीक रूप से कॉपी हो गई है और नई कोशिकाओं में समान रूप से बढ़ गई है। ठीक है, ये किसका काम होता है? क्रोमोसोम का काम होता है। क्रोमोसोम का काम होता है। ठीक है, मानव क्रोमोसोम यहाँ पे देखेंगे हम। मानव क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और जो कि शरीर के लक्षणों को निर्धारण करता है। ठीक है, 22 जोड़े जो है शरीर के लक्षणों को निर्धारित करता है, ये क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि जैविक लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? जैविक लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में ये, फीमेल में ये क्या होता है? ये एक्स एक्स होता है और मेल में ये एक्स वाई होता है। और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मुख्य रूप से लिंग निर्धारण का कार्य करता है। लिंग निर्धारण का कार्य करता है। यहाँ पे हम देखें, यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे है तो ये संतान होगी लड़की, और अगर एक्स और वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो आगे वाली संतति होगी, आगे वाली जो संतति है वो लड़का होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।